हेलो स्टूडेंट्स, आई महिमा वेलकम यू ऑल टू यूनिक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के पार्ट 2 को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि फ्रेंच जो कि एक फ्रेंच बच्चा था, वो अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत केयरलेस था। एक दिन अचानक उसको एम हेमल, जो उसके टीचर हैं, बताते हैं कि जर्मन ऑर्डर्स की वजह से अब आगे वो फ्रेंच लैंग्वेज को और नहीं पढ़ पाएगा। So, without any delay, let's start the lesson further. What a thunderclap these words were to me. Now, the reaction of the child is shown in this line. वॉट अ थंडर क्लैप। स्टूडेंट्स, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली के कड़कने की आवाज़। तो जब ये वर्ड्स फ्रेंच सुनता है तो उसके लिए ये वर्ड्स उसी तरह शॉकिंग होते हैं जैसे कि बिजली के कड़कने की तेज़ आवाज़ होती है। ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह द रिचेस, रिचेस स्टूडेंट्स मीन्स अनहैप्पी पीपल। तो यहाँ पर ये वर्ड जो उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो लोग टाउन हॉल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ में इकट्ठा हुए हुए थे। तो फ्रेंड्स बोलता है कि क्या यही था जो उन्होंने टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। अब यहाँ पर इन लाइंस में फ्रेंच ना सीखने की वजह से फ्रेंच बहुत ही शॉकिंग स्टेट में है और वो कहता है कि क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं कभी और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब यहाँ पर वो रिग्रेट करता है, यानी कि सॉरी फील करता है। सॉरी वैसे तो माफ़ करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना रिग्रेट या पछतावा शो करने के लिए इस वर्ड को यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं कितना पछता रहा हूँ फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने लेसन्स को ठीक से सीखा ही नहीं। और सिली सिली चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, कभी कभी वो अपने स्कूल को बंक करके या स्कूल को मिस करके चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है सार। सार इज अ रिवर इन फ्रेंच। तो फ्रांस में एक रिवर का नाम है और कभी कभी वो उसके किनारे पर स्लाइडिंग का मजा लेने के लिए चला जाता था। तो इन सब सिली चीज़ों को एंजॉय करने के लिए उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, अपने लेसन्स को नहीं सीखा और आज वो इसके लिए पछता रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब आगे की लाइन्स में वो बताता है कि मेरी बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब बकवास, फालतू चीज। तो वो कहता है जो अभी तक अवाइल एगो, थोड़ी देर पहले जो मेरे लिए एकदम बकवास थी, बिल्कुल यूजफुल नहीं थी, सो हैवी टू कैरी, और मेरे लिए उनका बोझ उठाना बहुत मुश्किल था, वो मेरे को बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, अब वो अपनी बुक्स के नाम बता रहा है यहाँ पर। एक उसके पास ग्रामर की बुक थी, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और एक फ्रेंच के जो सेंट्स हुए हुए हैं, जो ग्रेट पीपल थे, इनकी हिस्ट्री के बारे में एक बुक थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे लिए उन पुराने दोस्तों की तरह हो गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। गिव अप मतलब लीव, छोड़ देना। अब वो उसको इतने प्यारे हो गए, जैसे हमारे ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम मिस नहीं करना चाहते, उनसे अलग नहीं होना चाहते। तो अब वो उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट बन गई थी। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी। एम हेमल तो आप जानते ही हैं बच्चों, उसके टीचर थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये सोचना, ये थॉट, ये विचार जब उसके दिमाग में आता है, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो उसे छोड़कर जा रहे हैं, एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी भी देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट, वो मुझे, ये थॉट ही मुझे उन सब चीज़ों को भुला देता है, ऑल अबाउट हिज रूलर, कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, वो कभी कभी उसकी रूलर से पिटाई भी कर दिया करते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी इज अ न्यू वर्ड। क्रैंकी वर्ड होता है इरिटेबल,
यानी कि जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सनकी। तो वो कितने सनकी थे या वो कितने स्ट्रिक्ट थे, उसके साथ कितनी रूडली कई बार वो बिहेव करते थे, ये सब बातें वो भूल जाता है जब उसको ये थॉट दिमाग में आता है कि वो अब उनसे कभी मिल नहीं पाएगा और वो जा रहे हैं उसको छोड़कर। पुअर मैन, पुअर का बच्चों मतलब वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड जो है गरीबी के सेंस में यूज नहीं हुआ है, बेचारे की सेंस में यूज हुआ है, और ये वर्ड यूज हुआ है एम हेमल के लिए। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब बच्चे को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि फ्रेंड्स सोचता है कि अच्छा ये उसकी रेस्पेक्ट में, उसके सम्मान में, जो लास्ट लेसन आज वो पढ़ाने वाले हैं हमको, उसके सम्मान में उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स को, जो फाइन क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए थे, तो जब वो चर्च जाते थे प्रेयर करने के लिए तब उन फाइन क्लोथ्स को पहनते थे, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके ऑनर में उन्होंने इन फाइन क्लोथ्स को आज पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मेरी समझ में आ रहा था कि क्यों जो पुराने पुराने लोग थे, बूढ़े लोग थे गांव के, वो कमरे के पीछे वाली बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में कि वाई वर द विलेजर्स और द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। तो इसका आंसर आपको आगे की लाइन में मिलेगा, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। इसका इसका कारण क्या था, क्योंकि वो भी सॉरी थे, वो भी पछता रहे थे। अब सॉरी यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी पछताने के लिए है, क्योंकि वो भी पछता रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था, वो भी कभी स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब आगे की लाइन में इसका और आपको एक और रीजन मिलेगा कि क्यों वो लोग बैठे हुए थे। इट वॉज देयर वे, उनका एक तरीका था ये, ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, धन्यवाद देने का अपने टीचर को। हमारे टीचर जो एम हेमल थे उनको एक रेस्पेक्ट और एक थैंक्स देने का उनका तरीका था। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, किस बात के लिए थैंकफुल थे वो, क्योंकि एम हेमल ने 40 years तक बिल्कुल फेथफुली उनको सर्व किया था, उनको लैंग्वेज को, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी उसको सिखाने के लिए वो लगातार 40 years तक काम करते रहे थे। तो इसलिए वो उनको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, उस कंट्री को भी रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे जो कि अब उनका नहीं रहा था, यानी कि जिस पर जर्मनी का कब्जा अब हो चुका था, अब वो कंट्री उनका नहीं बचा था। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि ये सब लोग जहाँ पर इकट्ठा है और एमएमएल कितना सॉरी फील कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना, यानी उसका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब बच्चों एक नया वर्ड आया है यहाँ पर, रिसाइट, जिसका मतलब है टू स्पीक और से लाउडली अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि किसी लिखी हुई या मेमोरी की हुई किसी चीज को जोर जोर से बोलना। तो अब मेरी बारी थी बोलने की। अब आपको पता है क्या बोलना था उसको, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने थे, तो वो उसकी पार्टिसिपल सुनाने की बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rules for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब देखिए पहले पार्ट्स में समझेंगे सेंटेंस को, बड़ा सेंटेंस है। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैंने क्या क्या नहीं किया, टू बी एबल योग्य होने के लिए, टू से सुनाने के, दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब भयानक, खतरनाक, खतरनाक पार्टिसिपल्स के रूल्स को अच्छी तरह समझाने के लिए, सुनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ऑल थ्रू वेरी लाउड, बिल्कुल तेज तेज और साफ साफ आवाज में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। यानी कि फ्रेंड्स कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं पूरी मेहनत की कि मैं किसी तरीके से बिना मिस्टेक के बहुत लाउडली और बहुत ही क्लियरली पार्टिसिपल्स के रूल्स को अच्छी तरीके से सुना सकूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो बिगनिंग में ही, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर मतलब शब्द से नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड का मतलब है कि बिगनिंग में ही, लेकिन शुरुआत में ही आई गॉट मिक्सड अप,
मैं सब कुछ भूल गया और सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया एक दूसरे से। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़कर मैं वहां खड़ा हो गया, क्योंकि जब हम कुछ डरे हुए होते हैं तो किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसने उस डेस्क को पकड़ लिया सपोर्ट के लिए। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब दिल जोर जोर से इसलिए धड़क रहा था क्योंकि उसको पता था कि एमएमएल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं ठीक तरीके से पार्टिसिपल्स के रूल्स को नहीं सुनाऊंगा तो शायद मुझे बहुत तेज डांट भी पड़े और हो सकता है मेरी पिटाई भी हो जाए। तो दैट्स वाई हिज हार्ट वॉज बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ही वॉज सो स्केयर्ड, इतना डरा हुआ था फ्रेंड्स कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डेयरिंग का यहाँ पर मतलब है हिम्मत होना, कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऊपर उठकर देख सकी। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कहते हुए, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए बहुत बुरा लगना चाहिए, यानी कि तुम पार्टिसिपल्स के रूल को नहीं सुना पा रहे तो तुम्हें इसके लिए बुरा लगना चाहिए, हालांकि मैं तुम्हें इसके लिए डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, देखो कि यह किस प्रकार से है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हर दिन वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हमने अपने आप से ही कहा है, हर दिन हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। अब देखिए स्टूडेंट्स इन लाइन्स में सभी स्टूडेंट्स की एक जनरल मेंटेलिटी को शो किया गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएंगे या जब कोई टेस्ट होगा हम उसके लिए 1 या 2 दिन पहले ही तैयारी कर लेंगे एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। तो वो कहता है कि ऐसा ही होता है, हम हर दिन अपने आप से यही बोलते हैं कि छोड़ो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत सारा समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, तो मैं क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखिए कि हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है एल्जेक की। अब एल्जेक यहाँ पर विलेज के लिए नहीं कहा गया है, एल्जेक हेयर रेफर्स टू द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ दैट प्लेस, यही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर रहने वाले लोगों की। शी पुट्स ऑफ, कि वो हमेशा पुट्स ऑफ यानी कि टालते रहते हैं लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, हर दिन हम रोज यही सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, फिर कल सोचते हैं कल नहीं कल पढ़ लेंगे, तो इसी तरीके से हम टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोग those fellows, अब those fellows here refers to the people of प्रूशिया, प्रूशिया के जिन लोगों का यहाँ पर अब कब्जा हो गया है, उन लोगों के पास विल हैव द राइट, उनके पास पूरा राइट होगा, अधिकार होगा, टू से टू यू, तुम्हें कहने के लिए। हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अच्छा तुम तो फ्रेंच के नागरिक होने का नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कैसे तुम्हें हक बनता है कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी नागरिक कहने का हक रखो, जबकि तुम ठीक तरीके से ना तो फ्रेंच को बोल पाते हो लैंग्वेज को और ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम ऐसे इसमें बुरा फील मत करो, क्योंकि तुम ही ऐसा मत सोचो कि तुम ही सबसे खराब हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को ही सबसे बुरा मानो, क्योंकि हम सबको अपने आप को धिक्कारना, रिप्रोच का मतलब होता है अपने आप को बुरा समझना या फिर धिक्कारना, तो हम सबको अपने आप को थोड़ा थोड़ा, सबकी गलती है और सबको अपने आप को बुरा कहने का हक बनता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब कौन कौन लोग हैं जो इस पूरी जो सर्क्यूमस्टेंसेस बनी है, ये पूरी परिस्थिति बनी है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, आगे की लाइन्स में हमें पता चलेगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, एंशियस कहते हैं वरीड, चिंतित, तो सबसे पहले किसका नाम लिया उन्होंने, एम हेमल ने सबसे पहला नाम लिया पेरेंट्स का। तुम्हारे माँ बाप को भी तो बिल्कुल चिंता नहीं थी, एनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें ठीक तरीके से सीखो सब चीजों को, इसकी तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए ज्यादा चिंतित नहीं थे, वरीड नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने
प्राथमिकता दी टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, तुम्हें एक खेत पर काम करने की, और एट द मिल या फिर फैक्ट्री में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, केवल थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा मिल जाए, इसलिए वो भी उन्होंने भी पढ़ाई की चिंता नहीं की, बल्कि इसके बदले तुम्हें कहीं फार्म पे या फिर मिल में काम करने के लिए भेजा। एंड आई, और इसके बाद जो एम हेमल है वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझ पे भी दोष लगना चाहिए, मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं भी बिना दोष के हूँ, मुझे भी इस परिस्थिति का जिम्मेदार मैं भी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने अक्सर ऐसा नहीं किया कि तुम्हें भेज दिया हो टू वाटर माई फ्लावर्स। अब उसका गार्डन था क्लासरूम के बाहर, तो एम हेमल क्या करते थे कि जब बच्चों को अक्सर वो भेज दिया करते थे अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए, यानी उनमें पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि बजाय इसके कि तुम अपने लेसन्स पढ़ो, कई बार मैं भी भेज देता था तुम्हें अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो कभी कभी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, तो इट इज जस्टिफाइड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से, ये इन दो बातों की वजह से एम हेमल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक चीज से दूसरी चीज के बाद एम हेमल बातें करते चले गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful, और ये कहते हुए कि ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे साफ भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, ये इतनी क्लियर, इतनी लॉजिकल और इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि हमें इसे गार्ड करना चाहिए, यानी सुरक्षित रखना चाहिए अमंग अस, हम सबके बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, अब देखिए यहाँ पर पीपल भी लगाया हुआ है और पीपल से पहले ए आर्टिकल का यूज किया हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि जब एक देश के लोग आर एंस्लेव्ड, गुलाम हो जाते हैं, एंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम होना, यानी कि जर्मनी जो था उसने कब्जा कर लिया था फ्रांस पर, तो अब वो उसका गुलाम बन चुके थे फ्रांसीसी लोग। तो जब एक देश के लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज पर उनका कमांड होता है, होल्ड फास्ट का मतलब होता है यहाँ पर वो बहुत टाइटली होल्ड कर सकते हैं, यानी उनकी लैंग्वेज पर उनका जितना ज्यादा कब्जा होता है, जितने ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से लिख और पढ़ सकते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है जैसे जब किसी प्रिजन में हम बंद हो और उसकी की हमारे पास हो, तो हम उसको आसानी से खोल सकते हैं। तो इन दैट वे द लैंग्वेज हेल्प्स अस टू बी फ्री when we are enslaved, जब हम गुलाम होते हैं तो लैंग्वेज हमें उसी तरीके से हेल्प करती है। then he opened a grammar and read us our lesson, तब उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और हमारे लिए एक लेसन को पढ़ा। I was amazed, अब अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज या वंडर, तो मेरे को उस समय बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज्यादा मुझे आश्चर्य हुआ टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे आज सब चीजें कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी उन्होंने हमें उस दिन कहा, जो कुछ भी पढ़ाया, वो हमें बहुत ही आसान लगा, बिल्कुल आसान। एंड आई थिंक टू, और मुझे ये भी लगा दैट आई हैड नेवर लिस्टेंड सो केयरफुली, कि मैंने कभी उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ हमें समझ आ जाती है, और जब हमें समझ आ जाती है तो वो हमें इजी लगती है। तो आज से पहले फ्रेंड्स हैड नेवर पेड एनी अटेंशन टू हिज लेसन्स, लेकिन आज जब उसने लेसन्स को ठीक तरीके से अटेंटिवली सुना तो उसको वो सब कुछ चीज़ बहुत ईजी लग रही थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उसको ये भी लगा कि ही यहाँ पर आया है एम हेमल के लिए, कि उसने, एम हेमल ने कभी भी चीज़ों को इतनी ज़्यादा पेशेंस से, इतने ज़्यादा धीरज से कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। आज ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा आदमी, अब बेचारा आदमी फिर दोबारा से आपको मैं एक बार बता दूं कि ये एम हेमल के लिए आया है, wanted to give us, वो हमें देना चाहता था, all he knew
जो कुछ भी वो जानता था, जो भी नॉलेज उसके पास थी, वो सब कुछ आज ही हमें, क्योंकि दैट वाज द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन पर वो हमें सब कुछ वो सब कुछ सिखा देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बारी में, वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बारी में वो सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर खत्म होने के बाद हम लोगों का राइटिंग में एक लेसन हुआ. दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए हुए थे. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक, और जिस पर सुंदर सुंदर, रिटिन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड यहाँ पर कर्सिव के लिए यूज किया है, जिस पर ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक. दे लुक्ड लाइक little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. अब वो जो लिखा हुआ था राउंड राउंड कर्सिव राइटिंग में, ये वर्ड्स हमको ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे फ्लैग्स हो हमारे नेशन के, जो हर तरफ लहरा रहे हो इन द स्कूल रूम, स्कूल के उस रूम में. hung from the rod, जो कि एक रॉड से लटकाए गए हो एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इज वर्क. ought का मतलब होता है शुड, कि तुम्हें देखना चाहिए था कि कितना हर कोई कितना काम में लगा होता है. एवरीवन इन द क्लास वर बिजी, एवरीवन वाज बिजी डूइंग देयर वर्क. तो वो कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए कि हर कोई कितना सीरियसली अपने काम में लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कि कितना सब तरफ शांति थी. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. केवल एक साउंड हो रही थी कि पेन की पेपर पर लिखने की आवाज के अलावा देयर वॉज नॉट एनी साउंड. इसके अलावा कोई और आवाज थी नहीं. एवरीवन वॉज वर्किंग सो पेशेंटली दैट ओनली द साउंड ऑफ द पेन ओवर द पेपर वॉज कमिंग. once some beetles flew in. अब इस बीच क्या होता है, एवरीवन वॉज बिजी राइटिंग. एक बार कुछ बीटल्स आर सम स्मॉल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बीटल, वो कमरे के अंदर आ जाते हैं, क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इसलिए मेंशन किया गया है, मान लीजिए आप नॉर्मली क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और कोई छोटी सी भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, जैसे कोई बर्ड उड़कर अंदर आ गई, तो आप लोग सब चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं. और टीचर अगर पढ़ा रही होती है तो वो रुक जाती है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उस दिन सब बच्चे इतना बिजी और इतना सीरियसली बिजी थे और इतना सीरियसली पढ़ रहे थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उन बीटल के आने का. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन. अब उस क्लासरूम में देखिए, यहाँ पर बड़े लोग भी बैठे हुए थे. आपको मैंने बताया पीछे बैक बेंचेस पर बड़े लोग बैठे हुए थे विलेज के, और बच्चे भी थे क्लासरूम में. तो किसी पे भी लिटिलेस्ट वन मतलब छोटे से छोटे बच्चों पर भी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जो कि उल्टी सीधी वर्ड्स को, फिश हुक्स यहाँ पर मछली के कांटों की तरह, मछली का कांटा जो होता है वो राउंड घुमा हुआ होता है. अब वो उनको कॉपी करना था, वो जो ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था, तो वो ऐसे फिश हुक्स की तरह उनको वर्ड्स को बना रहे थे जैसे कि वो सारी फ्रेंच जानते हो. हालांकि उनको कुछ भी पता नहीं था, दे वर वेरी लिटिल, तो उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो उन फिश हुक्स को बनाने में इतने बिजी हो रखे थे कि ऐसा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे यही फ्रेंच हो. ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो. अब उस क्लासरूम के रूफ पर यानी छत पर कुछ पिजन्स बैठे हुए थे जो कि धीरे धीरे आवाज में गुटरगू कर रहे थे. कूड मतलब होता है पिजन्स की आवाज. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तभी उन पिजन्स की आवाज को सुनकर उस बच्चे के दिमाग में देखिए कितनी बड़ी बात आती है. दैट इज द हार्ट टचिंग लाइन ऑफ द पोएम. विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. हालांकि उन्होंने हमें तो बंद कर दिया, हमें तो रोक दिया फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से, आज के बाद में हम नहीं सीख पाएंगे. बट क्या वो दे, यहाँ पर दे रेफर हुआ है फॉर द पर्शियन पीपल, पर्शियन सोल्जर, क्या वो पर्शियन सोल्जर्स इन लोगों को भी जर्मन में गाने के लिए बोल सकते हैं? इवन द पिजन्स, यानी कि बर्ड्स पे तो कोई बाउंड्रीज
की रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है, वो तो कहीं भी जा आ सकती है, कोई भी लैंग्वेज में अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बातें कर सकती है। तो क्या हम पर तो उन्होंने रोक लगा दी, फ्रेंच पीपल पर, क्या वो पिजन्स को भी रोक सकते हैं? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपनी राइटिंग करते करते मैं अपना सिर उठाया, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। तो जब भी कभी लिखते लिखते मैंने, यानी फ्रेंड्स ने, अपना सर उठाया, मैंने देखा एम हेमल को मोशनलेस, यानी बिना हिले डुले, बिना किसी एक्टिविटी करते हुए, बिना हिले डुले अपनी चेयर में बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग, और टकटकी लगाकर देखना, गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, और टकटकी लगाकर देखते हुए देखा, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज पर फिर किसी दूसरी चीज पर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अब क्यों टकटकी लगाकर देख रहे थे? तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाहते हो टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने माइंड में, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि सब कुछ कैसा लग रहा है, इन दैट स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में। क्यों वो ऐसा चाहते थे? क्योंकि वो जाने वाले थे, उसके बाद वो कभी वहां पर लौट कर नहीं आने वाले थे, तो ही जस्ट वॉन्ट टू फीड all the memories of that class in his mind. Fancy. For 40 years he had been there in the same place. अब fancy यहाँ पर वर्ड आया है सरप्राइज के लिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है। For 40 years, for 40 years का मतलब है 40 साल तक, he had been there in the same place, वो एक ही जगह पर वो यहाँ पर रहते आए हैं। With his garden outside the window, अपने गार्डन के साथ जो कि विंडो के बाहर दिखाई दे रहा था, and his class in front of him, और क्लास यहाँ पर आया उन बच्चों के लिए, बच्चों के साथ जो उनके सामने थे, just like that, ऐसे ही बिल्कुल, without any change. Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the window to the roof. अब केवल अब आगे की लाइन्स में बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए थे। Only the desks and the benches had been worn smooth. अब जो डेस्क्स और बेंचेस थी वो बार बार यूज किए, रिपीटेडली यूज किए जाने की वजह से जो पहले स्मूथ होती थी अब वो घिस चुकी थी। द वॉलनट ट्री, अखरोट के जो पेड़ थे जो गार्डन में थे वो अब कुछ बड़े हो गए थे, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और हॉप वाइन इज अ काइंड ऑफ प्लांट जो कि बेल की तरह होता है, जो चलता रहता है आगे, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। और हॉप वाइन जो बेल उन्होंने लगाई थी वो अब ट्वाइंड, ट्वाइंड यानी एक तरीके से किसी चीज से लिपट कर आगे चलना, तो वो लिपट कर आगे जा चुकी थी विंडोज टू द रूफ, विंडो से लिपट लिपट कर अब वो रूफ तक यानी छत तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। अब कितना उनके दिल पर जोर पड़ा होगा, ये सब चीजें उन्होंने अपने आप लगाई थी। 40 ईयर्स से वो यहाँ सर्विस कर रहे थे, एक ही जगह पर बच्चों को पढ़ाते चले जा रहे थे, तो आज कितना जोर पड़ा होगा उन पर, कितना उनका दिल टूटा होगा इन सब चीजों को छोड़ने में। पुअर मैन, पुअर मैन इज अगेन फॉर एम हेमल, बेचारे आदमी। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर, जो कि उसके ऊपर वाले क्लास के ऊपर वो रहते थे अपनी सिस्टर के साथ, तो ऊपर वाले कमरे में अपनी सिस्टर की आवाज़ों को सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स इज अ काइंड ऑफ बिग बॉक्स इन विच वी कीप आवर थिंग्स, तो एक तरीके का बक्सा होता है जिसमें हम अपनी चीज़ों को रखते हैं। तो उसकी सिस्टर जो थी, क्योंकि वो जाने वाले थे तो वो पैकिंग में बिजी थी और उसकी आवाज़ें नीचे क्लासरूम में आ रही थी, तो उनके दिल पर उन सब आवाज़ों को सुनकर कितना जोर पड़ा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन वो कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। ये अब देखिए इस लाइन में बच्चों एम हेमल की कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी को बताया है कि ऑल्दो ही वॉज सो फुल ऑफ इमोशंस, ही हैड द करेज, उनके अंदर ये पावर थी, ये स्ट्रेंथ थी कि वो हर एक बच्चे के लेसन को सुन सके। क्योंकि उन्होंने बच्चों को बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, तो इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी वो अपने उस टेस्ट को आज कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आफ्टर द राइटिंग he had a lesson in history, राइटिंग
खत्म होने के बाद उन्होंने हिस्ट्री में एक लेसन लिया, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू बू। अब उसके बाद बेबीज आया फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन द क्लास। अब यहाँ पर बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सबको कलेक्टिवली बेबीज कहा गया है यहाँ पर। अब बेबीज क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बेबीज की तरह फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स को, जो थे बा बी बू बू, इन सबको बोल रहे थे एज इफ दे वर चैंटेड सम मंत्रास, जैसे कि वो कोई मंत्रास बोल रहे हो, इसी तरीके से उन वर्ड्स को वहां पर बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और वहीं पर कमरे के पीछे ओल्ड हॉसर, जिनके बारे में पहले भी बात की गई थी, वो क्लासरूम में थे, had put on his spectacles, उन्होंने अपने चश्मे पहने हुए थे, and holding his primer, और अपनी प्राइमर मैंने आपको बताया था इस बुक जो बेसिक बताती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उन्होंने दोनों हाथों में अपने उस प्राइमर को पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ वो उन लेटर्स को वो भी बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब आप देख सकते थे कि ही यहाँ पर आया है हॉसर के लिए, कि वो भी वॉज क्राइंग, रो रहे थे। His voice trembled with emotions। अब trembled एक नया वर्ड है बच्चों, यहाँ पर trembled का मतलब होता है shaking unintentionally। जब हम मतलब किसी विदाउट एनी इंटेंशन के, बिना किसी मंशा के अपने आप शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेमलिंग। तो वो इमोशंस की वजह से, उनके दिल में इतने इमोशंस भरे हुए थे जिसकी वजह से वो रो रहे थे, और उनकी जो वॉइस है वो भी कप आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और हालांकि बच्चों के लिए वो बहुत फनी था उनकी आवाज को सुनना, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हम हंसना भी चाहते थे उनकी उस आवाज को सुनकर, और एट द सेम टाइम हम रो भी रहे थे। एंड हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, और कितनी अच्छी तरीके से मुझे सब कुछ याद है वो आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंगिलस, at the same moment the trumpet of the Prussians returning from drill sounded under our windows। और फिर एंगुलस इज अ प्रेयर, जो कि एक तरीके की प्रार्थना होती है। जब घड़ी में 12 बजते हैं उसके बाद चर्च में वो प्रार्थना शुरू होती है, तो उसी समय उस प्रार्थना शुरू हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रम्पेट्स इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें आने लगी। जो कौन बजा रहे थे? पर्शिया के सोल्जर्स, जो ड्रिल से वापस लौट रहे थे, प्रैक्टिस से वापस लौट रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे उसकी आवाजें सुनाई देने लगी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और अब एम हेमल इन सबको सुनकर अपनी चेयर के साइड में खड़े हो गए, और वो हिज फेस वॉज एट दैट टाइम लुकिंग वेरी वैन, जैसे कि आपने मदर एट 66 में एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, वैन, कलरलेस, तो उस तरीके का उनका चेहरा था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। अब टॉल यहाँ पर लंबा, वैसे तो फिगरेटिवली लंबा होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर लंबे के सेंस में नहीं आया है, रेस्पेक्ट के सेंस में आया है, कि आज तक मैंने एम हेमल को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट की नजरों से कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, अब यहाँ पर ही आया है एम हेमल के लिए, मेरे दोस्तों, वो कहना शुरू करते हैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो कहना शुरू करते हैं, आई बोल पाते हैं, बट समथिंग चोक्ड मतलब बंद कर देना, कि कोई चीज ऐसा लगता है जैसे कि उनका गला किसी चीज ने पकड़ लिया हो, बंद कर दिया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे अपनी बात को नहीं कह पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और अपनी सारी माइट यानी शक्ति को, पावर को, और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए ही रोट, वो लिखते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा। वीव ले फ्रांस,
अब विव ले फ्रांस इज अ फ्रेंच फ्रेज जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस लैंग्वेज, लॉन्ग लिव फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रांस अमर रहे और फ्रांसीसी भाषा भी अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुकते हैं और लीन मतलब झुक जाते हैं, झुका देते हैं हिज हेड अपना सिर अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ में। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई भी शब्द के, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से, जेस्टर इज अ न्यू वर्ड स्टूडेंट्स, जेस्टर का मतलब होता है इशारा, और ही मेड अ जेस्टर, और एक इशारा करते हैं टू अस, हमारे लिए, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 के पार्ट 2 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज रिलेटेड टू योर सिलेबस। टिल देन कीप लर्निंग, preparing and practicing for your board exams.